जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए MVVI शॉर्ट गेस क्वेश्चन विथ आंसर के साथ लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका बायो है ना सब्जेक्ट से लिए हैं। ये साइंस में जो आपका बायो है सब्जेक्ट, ठीक है ना, उनसे जितने भी अब VVI शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सब इसी से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखिए, सुनिए और इसको याद करके जाइए और अपने एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोलेगे पोषण की परिभाषा दें। तो पोषण क्या है भाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पोषण क्या है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको बताया गया है कि पोषण क्या है। तो आपको बताना ऐसे है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वह विधि जिसमें कोई भी जीव जो होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं फिर उसका उपयोग कर लेते हैं, वही आपका पोषण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन क्या है। किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम बताना है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि विभेदन नियंत्रण करें, ठीक है, पादप हार्मोन कहलाता है। ठीक है, पादप हार्मोन 4 पादप हार्मोन के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिकम, ये सब हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन को एक बार 2 बार देखना है और याद कर लेना है। ठीक है, कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, नोट्स बना लेना है, इसको 2-4 में पढ़ लेना है। ठीक है, अभी तक इसका नोट्स अगर आपके पास नहीं हो तो PDF हमारे से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नंबर दीजिए, मैं आपको PDF डाल दूंगा। या फिर आप जाएं, कहाँ पे जाना है आपको, देखिएगा कि हमने लिंक दे रखा है। ठीक है, वहाँ से लिंक से आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और अपना ये PDF ले लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश अनुवर्तन क्या है। तो पौधे के तने और ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश के दिशा में गति करती है ना, यही क्या कहलाती है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणों का संरचना एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है। तो देखिए जनन प्रक्रम द्वारा जब बच्चे का जन्म होता है यानी जनन किया जाता है तो एक जीव के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है ना, हस्तांतरित हो गए यहाँ, मतलब कि अगर पैतृक गुण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहता है, संतान में होते रहता है, तो इस प्रकार के गुणों को का संचारण क्या कहलाता है, संचरण क्या कहलाता है। तो इसी प्रकार के गुण को कहा जाता है क्या कहा जाता है, संचरण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण कहलाता है। ठीक है ना, एक मतलब कि गुणों का संचरण संरचना एक से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है। ठीक है, तो गुणों का संचरण जो होता है कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो जनन के प्रक्रम द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में पैतृक गुणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते रहता है। ओके, आगे देखते हैं, मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम बताना है। तो देखिए मछली का श्वसन अंग हो गया गिल्स, मच्छर का श्वसन अंग हो गया ट्रैकिया और केंचुआ का श्वसन अंग है त्वचा और मनुष्य का श्वसन अंग है फेफड़ा। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन और दहन में अंतर। ये भी काफी बार आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए श्वसन और दहन में अंतर इस प्रकार है, एक तरफ श्वसन एक तरफ दहन लिखना है। देखिए श्वसन में देखिए यह जैविक अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। यह क्रिया सजीव में होता है, यह क्रिया सजीव में नहीं होता है। इसमें कई चरणों में ऊर्जा का मुक्त होता है और इसमें एक ही चरणों में ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है कि इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होता है, इसमें एक ही चरण में ऊर्जा मुक्त हो जाता है। आगे देखते हैं, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है। तो देखिए श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर देखिए, तो यह एक भौतिक प्रक्रिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है और इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऐसे लिखना है। और यह क्रिया कोशिका के अंदर होता है, यह क्रिया कोशिका के बाहर होती है। आगे देखते हैं, रक्त और लसिका में अंतर। तो देखिए बताया गया है रक्त और लसिका में अंतर इस प्रकार है, एक तरफ रक्त लिख देना है, दूसरी तरफ आपको लसिका लिख देना है। तो रक्त में देखिए यह लाल रंग का होता है, यह रंग विहीन हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह लाल रक्त कणिकाएं, यह
लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। और इसमें जो होती है मतलब इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और और रुधिर पट्टिकाएं पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। और इसमें कणिकाएं नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 2 घटकों का कार्य लिखें। मानव में परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1 रुधिर, धमनी, हृदय, शिराएं, रुधिर प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए दो आपके घटक के कार्य इस प्रकार हैं, जैसे रुधिर का कार्य, पहले पदार्थ, फिर उसका संचार, फिर उसका माध्यम, ठीक है, इस तरह से। धमनी का देखिए पहले ऑक्सीजन रुधिर लेता है, फिर हृदय तक पहुंचाता है, फिर अंगों में पहुंचाता है, ठीक है ना। इस तरह से इसका कार्य है। आगे है सजीव के मुख्य 4 लक्षण कौन कौन है? तो देखिए सजीव के मुख्य 4 लक्षण है। एक तो हो गया कि सजीव सांस लेते हैं, सजीव भोजन करते हैं, सजीव गति करते हैं, सजीव जनन करते हैं। ये सब हो गया सजीव के लक्षण। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर इस प्रकार है। आगे देखते हैं, तो जाइलम और एक तरफ फ्लोएम लिख देना है। जाइलम कह रहा है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। आगे देखते हैं, यह घुलित खनिज, लवणों एवं जल का स्थानांतरण करती है, यह केवल खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। यह जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना, इसमें, और इसमें जल एवं घुलित लवणों का बहाव दोनों तरफ होती है, ऊपर नीचे दोनों तरफ होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए इस अच्छी तरह से बताया गया है कि सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जल, ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बन रहा है? ग्लूकोज तैयार हो रहा है ना, जल, ऑक्सीजन और जल तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे ग्लूकोज तैयार होता है, ठीक है। तो यही आपका जो समीकरण है ना, ये आपका क्या है? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया। आगे देखते हैं, समजात अंग क्या है? तो देखिए जंतुओं के समजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो जंतुओं के कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो एक समान के होते हैं, लेकिन वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य का संपादन करते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसे ही समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेढक, पक्षी, है ना, बिल्ली, मनुष्य, ये सब क्या है? समजात अंग इसके पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं, असमजात अंग क्या है भाई? तो देखिए जंतुओं में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से दूसरे से भिन्न होते हैं, माने अलग होते हैं, ऐसे अंग को क्या कहा जाता है? असमजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी हो गया, तितली हो गया, अलग अलग, ठीक है ना, पंख होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आहार श्रृंखला का एक स्थलीय, है ना, आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है, ठीक है, स्थलीय। तो देखिए आहार श्रृंखला क्या है पहले हम बता देते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को, है ना, पथीय प्रवाह, मतलब एक पथ की तरफ प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है ना। जीवों के इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। जैसे देखिए स्थलीय, जैसे इसमें बताया गया है कि स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण जैसे मेढक हो गया, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को गिद्ध खा जाता है, ऐसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि घास है, तो घास को कौन खाएगा भाई? बकरी खा जाएगा, बकरी, ठीक है, और बकरी को कौन खा जाएगा? बाघ खा जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। इस तरह से जल संरक्षण क्या होता है? जल संरक्षण का उपाय लिखना है। तो देखिए जल संरक्षण का निम्नलिखित उपाय इस प्रकार है। पहला 1 नंबर कि जल का उपयोग आवश्यकता से, है ना, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए, मतलब कि जितना आवश्यकता है उतना ही हमें जल का प्रयोग करना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जल को बर्बाद न होने देना चाहिए, ठीक है। वर्षा जल को कुआं तथा तालाब में संचित करना चाहिए। ये हो गया आपका जल संरक्षण का उपाय। रक्त के 2 कार्य बताना है। तो देखिए रक्त का 2 कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 रक्त प्रवाह के होने से के कारण शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन
होता है। ये हो गया इसका काम। दूसरा, रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके, है ना, संयोग करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसके कारण शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हो गया इसका दूसरा कार्य। अगला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? देखिए, किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ को उसके शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा बाहर निकलना, है ना, बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ओके, जितने भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं ना, उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, उत्सर्जी पदार्थ में जैसे मूत्र हो गया, पसीना हो गया, ये सब। ओके, नेक्स्ट, पाचन क्या है? तो संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों का सरल घुलनशील एवं अवशोषण भोज्य पदार्थ में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? भोजन का पचना कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है धमनी और शीरा में अंतर। तो देखिए, धमनी एक तरफ शीरा लिख देना है। यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों अंगों तक ले जाती है। शीरा में देखिए, यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। दूसरा अंतर देखिए क्या बताया गया है कि इसकी दीवारें मोटी होती है, इसकी दीवारें पतली होती है। ये इसमें रक्त का बहाव तेजी से होता है, इसमें रक्त का बहाव धीरे होती है, मतलब तेजी से नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि पारासरण और विसरण में अंतर। देखिए, पारासरण और विसरण में अंतर देखिए लिखा गया है कि पारासरण और विसरण में अंतर इस प्रकार है। एक तरफ पारासरण, दूसरी तरफ आपको विसरण लिखना है। पारासरण विलयनों का एक गुण है, विसरण गैसों का एक गुण है। ठीक है, पारासरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है और विसरण में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, समझ गए? यह क्रिया मंद गति से होती है, यह क्रिया तीव्र गति से होती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। इसमें 65% आयोडीन होती है, जो हमारे शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसकी कमी के पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग करने से क्या होता है? घेघा रोग भी नहीं होता, इसलिए भी सलाह दिया जाता है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने का। हमें वन एवं वन जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें वन एवं वन जीवों का संरक्षण करना चाहिए क्यों, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 देखिए बताया गया है नंबर 1 में कि वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ियाँ, ठीक है, जलाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती है। वन प्राणी स्थलीय खाद्य श्रृंखला की निरंतरता के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, वन पर्यावरण में CO2 की मात्रा को घटाते हैं। देखिए, वन जो होता है पर्यावरण में CO2 की मात्रा को क्या कर देता है? CO2 की मात्रा को घटा देता है कि नहीं? अगर वन नहीं रहेगा तो CO2 बहुत ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। तो ये वन जो होता है कम करने का काम करता है CO2 को। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। वन प्राणियों से हमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है कि नहीं? बहुत सारा होती है। पोषी स्तर क्या होता है? आहार श्रृंखला द्वारा समझाएं। तो विभिन्न खाद्य श्रृंखला विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। पोषी, यहाँ पे पोषी हो जाएगा, लिख लीजिएगा पोषी स्तर। आहार श्रृंखला का एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे घास को बकरी, बकरी को मानव खा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या होता है? तो देखिए लिखा गया है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजक होता है। ओके, मनुष्य में श्वेत रक्त को कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? 500 से 1000 प्रति घन मिली रक्त होती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। जिब्रेलिन्स के क्या कार्य हैं? तो देखिए जिब्रेलिन्स के क्या कार्य हैं? तो जिब्रेलिन्स के कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, ये पौधे के आनुवांशिक बौनापन को दूर करता है। मतलब क्या होता है ना कि कोनो बौना पौधा, छोटा छोटा पौधा होता है, बड़ा कभी होबे नहीं करता है। तो जिब्रेलिन्स की अगर मात्रा जो होता है वो क्या करता है? उसको दूर करने का काम करता है। दूसरा, ये बीज को शीघ्र अंकुरित करता है। मतलब इससे क्या होता है? बीज शीघ्र अंकुरित होकर जम जाता है। ये पौधे
की पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। पौधा के पत्ता छोटा छोटा होता है तब चौड़ाई बढ़ा देगा, बड़ा बड़ा होने लगेगा। ये फलों को आकार को बढ़ाता है, मतलब फल छोटा छोटा हो रहा है तो फल बड़ा बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो देखिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसके पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है ना। उनके CO2 एवं O2 का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। ओके, जिसकी दिशा जो होता है पौधे की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? जो खाद्य पदार्थ की अम्लीयता को नष्ट करके क्षारीय बना देता है उसे पित्त कहते हैं। इसका महत्व इस प्रकार है। नंबर 1, यह भोजन की अम्लीयता को उदासीन करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन की सुई इंजेक्शन देकर क्यों ठीक किया जाता है? तो देखिए क्योंकि मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इसलिए मधुमेह के कुछ रोगियों को है ना रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर किया जाता है। गर्भधारण रोकने के कौन कौन से तरीके हैं? तो देखिए गर्भधारण रोकने के निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1, औषधियों का प्रयोग करके, मतलब दवा खाकर, शल्य चिकित्सा का विधि द्वारा, है ना। नेक्स्ट, कॉपर टी का प्रयोग करके दवा, है ना, पुरुषों एवं स्त्रियों में नसबंदी कराकर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्या है तथा यह परितंत्रिकाओं किस प्रकार विभाजित करता है? परितंत्र को किस प्रकार विभाजित करता है? तो ओजोन यानी कि O3 के अणु जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने होते हैं। ओजोन की परत सूर्य के आने वाले पराबैंगनी विकिरण जब पृथ्वी पर पहुंचती है ना, तो व्यक्तियों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यह परितंत्र को क्या करता है? इस प्रकार प्रभावित करता है। नंबर 1, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं जो मानव के लिए लाभदायक है। ओजोन परत के क्षय से वर्षा में अंतर आता है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये सीधी समझ जाइए कि ओजोन परत क्या होता है। तो ये ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, और ये जो होता है ना ओजोन की परत सूर्य से के आने वाले पराबैंगनी विकिरण को, है ना, से हम लोगों को रक्षा करती है। क्योंकि ये पराबैंगनी विकिरण अगर हम लोगों के ऊपर यानी मानव के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है तो बहुत सारे रोग इससे उत्पन्न होता है, जैसे त्वचा रोग, कैंसर रोग, मोतियाबिंद। ठीक है ना। और इसको प्रभावित करने वाला कुछ कारक है परितंत्र को, इस प्रकार है, मतलब इससे प्रभावित करने वाला परितंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, ये तो ठीक है, मानव के लिए तो लाभदायक ही है। लेकिन ओजोन परत के अगर जैसे ही क्षय हो जाएगा ना तो वर्षा में अंतर, यानी कि वर्षा टाइम से नहीं होगा, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंगी और द्विलिंगी जीव परिभाषा देना है और एक एक उदाहरण भी देना है साथ में। तो एकलिंगी जीव, जिस जीव में नर एवं मादा, है ना, नर और मादा दोनों लिंग अलग अलग पाए जाते हैं उसे एकलिंगी जीव कहते हैं। जैसे जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब हो गया। और द्विलिंगी किसको कहते हैं? जिस जीव में नर एवं मादा लिंग एक ही जीव में पाया जाता है। ठीक है, जैसे केंचुआ हो गया, ये हो गया द्विलिंगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित पदार्थों से पौधे प्राप्त करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, क्लोरोफिल हो गया, पौधा से प्राप्त करता है पौधा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश, ये सभी चीज़ कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे ये सब अपन प्राप्त कर लेते हैं। ये 4 चीज़ों चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी जाके भोजन बनाएगा पौधा अपना। ठीक है। मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम
तो मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम इस प्रकार हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिल ग्रंथि है ना, पैराथायराइड्स ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सब हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है रक्त प्लेट्स के रक्त जमने में भूमिका है, क्या भूमिका होता है? तो देखिए शरीर में थ्रोम्बोसाइट्स नाम का है ना बिंबाणु की संख्या समान बनता है और यह शरीर में उपस्थित हार्मोन एवं प्रोटीन उपलब्ध कराता है, जिससे खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका काम क्या है भाई? तो ये शरीर में जो थ्रोम्बोसाइट्स नाम का बिंबाणु की संख्या को क्या करता है? समान बनाता है, उसके समान बना देता है और यह शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराता है, जिससे खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या बताया है हमने? फिर से एक बार समझिए कि शरीर में थ्रोम्बोसाइट्स का काम जो होता है बिंबाणुओं की संख्या को समान बनाना। ठीक है, समान बनाना है और यह शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराता है और जिससे खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं? तो आनुवांशिक गुण माता पिता के ऐसे गुण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संचालित होते रहते हैं और यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? परितंत्र में अपमार्जक की भूमिका मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करना होता है। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं और ये जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा क्या है? तो मानव मूत्र के अवयवों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है: पानी जल 95%, यूरिया 2%, लवण 2%, यूरिक अम्ल 0.24%, कार्बनिक पदार्थ या अमोनिया 0.6%। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? अगला क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो देखिए लिखा है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्योंकि पोषण के द्वारा ही जीव शरीर का निर्माण एवं वृद्धि के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तथा पोषण से ही जीवों को क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? तो देखिए पके फलों द्वारा एक गैस का उत्सर्जन होता है जिसे एथिलीन कहते हैं। यह गैस फलों को पकाने में सहायक होता है, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो पाचक रस में HCl पाया जाता है। गैस्ट्रिक HCl अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन क्या है? उदाहरण दें। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने के फलस्वरूप बनता है। ईस्ट एक कोशिकीय मुकुलन है, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय मुकुलन है। ठीक है, तो मुकुलन का उदाहरण ईस्ट और हाइड्रा दोनों है, लेकिन ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय और हाइड्रा बहुकोशिकीय, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार आया है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। तो देखिए एक तरफ उत्पादक एक तरफ उपभोक्ता लिख देना है, इस प्रकार अंतर है। देखिए ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है, उत्पादक। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक जीव हैं कहलाते हैं, सारे जंतुएं उपभोक्ता कहलाते हैं।
HIV और एड्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, पूर्ण रूप क्या है। तो HIV एड्स का पूर्ण रूप इस प्रकार, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये है। फिर से एक बार बता देते हैं, ह्यूमन, एच से ह्यूमन हो गया, आई से हो गया इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म बताया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब है अगला क्वेश्चन कि ऋतुस्राव क्यों होता है। तो इसका आंसर देखिए लिखा गया है कि जब अंड निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय में बनने वाली भित्ति का कोई उपयोग नहीं रहता है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, मतलब कैसे काम करता है। तंत्रिका ऊतक, यह ऊतक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं, सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं को आधार पर निर्णय लेते हैं, निर्णय को मांसपेशियों तक भेजते हैं ताकि क्रिया हो सके, है ना। और संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है, इसलिए इससे वह छोटी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कैसे होता है। तो मनुष्य में सांस नासिका से ली जाती है, यह हवा श्वसन, है ना, गीली सतह से होकर गुजरती है, नम श्वसन सतह से गैसीय आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, ठीक है ना, तो इसको आदान प्रदान होता है, और इस प्रकार शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में बदलकर घुलनशील बनाते हैं, यही इसका कार्य हो गया। अगला है कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है। तो हमारे शरीर में आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसका काम गैसों यानी कि CO2 चाहे CO2 का वहन करना है। जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलता है तो उसे हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेमोग्लोबिन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अवशेषी अंग क्या होता है। तो अनेक प्राणियों में अभी भी अनेक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी अब अनेक शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ओके, जैसे में बताया गया है देख लीजिए, कृमि रूप, परिसेशिका, पूंछ कैसे रुका, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो हमने देखा इसमें 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन का आंसर भी अच्छी तरह से डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की तैयारी गर्दा तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।